और राइट, सो द रिकॉर्डिंग इज़ ऑन. चलो, सो अपन पहले मेरे को वो भी देखना पड़ेगा यार, शीट पे ये विंडो कैप्चर देखना पड़ेगा. एक सेकेंड ना. हाउस प्रॉपर्टी, ओके गुड. थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, रुको. श्रेया इज हियर. थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, अरे यार इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करके करना चाहिए था ये सारा काम. चलिए खैर, आई थिंक येस, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन गुड इनफ. थोड़ी सी ऊपर भी जगह छोड़नी पड़ेगी. ओके, लेट मी कैन कंटिन्यू. सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन आई लीव क्लास? इट्स ओके कौस्तव, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपलोड कर दूंगा, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे या कहीं ना कहीं आपको अपलोड करके, या यूट्यूब पे ही अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा. डोंट वरी, ठीक है? इट्स ओके, टेक रिस्क. चलो, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन. इलिस्ट्रेशन 12 के सॉल्यूशन पे चलते हैं. पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लें एक बार. लेट मी चेक पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है. आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ऑल गुड, कैन वी स्टार्ट? ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. मनीष, एज 36 years, owns a house property in Assam which is let out for residential purposes. बहुत बढ़िया. let out प्रॉपर्टी देखते ही मेरे दिल को चैन मिल जाता है. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी छूट चाहे ले लो. रेंट ऑफ हाउस एंड अमाउंट चार्ज फॉर डिफरेंट अमेनिटीज. 1,92,000 includes charges for the following amenities. water charges 16,000, electricity charges 48,400, लिफ्ट के लिए 24,000, सिक्योरिटी चार्ज के लिए 22,000 रुपये. 1,92,000 रुपये भाई साहब रेंट वसूल करते हैं. लेकिन उसमें से बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एनुअल रेंट, ये पूरे साल का है. ठीक है, पहली बात तो ये कि ये एनुअल रेंट है. दूसरी बात ये कि इसमें से सिर्फ 81,600 इज रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी. हमें अलग से बाइफर्केशन दे दिया है. जब बाइफर्केशन देता है तो क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे, बाकी की इनकम भाई अगर प्रॉपर बिजनेस आप कर रहे हैं तो पीजीबीपी में ले जाइए, और अगर कैजुअली हो रही है वो इनकम तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाइए. इतना तो फंडा अपना क्लियर है. अगर अपन सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे होता है, सीधे हम लोग उस पर आते हैं. पहले छोटी छोटी बातों से चालू करते हैं. ठीक है, अभी जो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बोल रहा है वो सब नहीं करेंगे हम लोग. लेट मी इंसर्ट अ न्यू स्लाइड एंड लेट मी सॉल्व दिस बिल्कुल फ्रेश. ओके, ठीक है, 1 सेकेंड. थोड़ा सा मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसकी मी 1 सेकेंड फॉर दैट. कहाँ गया भाई साहब, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी किधर गया? ये रहा. ओके फाइन, लेट मी चेक. सॉल्यूशन मेरे सामने रहेगा तो ठीक रहेगा. कुछ चीज़ अगर डिफरेंट हुई मान लो तो अपने को पता तो चलेगा. ये रहा, मिल गया मेरे को. 14, 13, 12, ये रहा. एक्स एज 36 से 14. ठीक है, चलो ओके डन. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सबसे पहले ये काम करेंगे, एक बार में एक काम, बिल्कुल सिंपल. ठीक है, जीएबी के लिए क्या क्या निकालना पड़ता है अपने को, 2 चीज़ें निकालनी है. सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलती है, FRV और MV विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट. यानी कि ये तीनों वैल्यूज लिख लें हम लोग तो यहाँ साइड में एक्सपेक्टेड रेंट लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं ना, कोई टेंशन तो नहीं है. आओ देखते हैं. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है. लेट्स से म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज
इधर कुछ देखने में दिक्कत आ रही है क्या? इधर 192 रेंट हो गया, रेंट ऑफ 1 मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड 16,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस 6,000, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 72,000, फेयर रेंट 76,000, स्टैंडर्ड रेंट 78,000। बहुत बढ़िया, 72, 76, 78। लो जी, कहाँ गया यार अपना? हाँ, 72,000, 76,000 एंड 78,000। तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 76,000। FRB और MB विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट के लिए, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। अभी तो हमने सरकार का जो एक्सपेक्टेशन है वो निकाला, अब हमारी एक्चुअली क्या कमाई है उसकी बात कर लें थोड़ी सी। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या होता है? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो एनुअल रेंट कितनी है? 1,92,000 है अपनी एनुअल रेंट, नहीं सॉरी 81,600 है, करेक्ट। 81,600 इज आर एनुअल रेंट। अपने को थोड़ा सा रेंट के कलेक्शन वाला देखना पड़ेगा। रेंट ऑफ 1 मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड, मतलब ये क्या है? दिस इज अनरियलाइज्ड रेंट, है ना। तो जब एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट घटाएंगे तब अपने पास जो आएगा, सॉरी एक्चुअल नहीं, अगेन आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, एनुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट घटाएंगे तो मेरे पास आएगा एक्चुअल रेंट, करेक्ट। एनुअल रेंट अपनी है 81,600, हमने कैलकुलेट करा है। कैसे कैलकुलेट करा? 192 में से जो बाकी एमिनिटीज़ का जो कॉस्ट था उसको सब्सट्रैक्ट कर लिया, जो बचा अपना वो प्रॉपर्टी की रेंट हो गई। कहाँ गया? 81,600 रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अनरियलाइज रेंट एक महीने का मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो उसमें भी ब्रेकअप करना पड़ेगा ना कि कितना मेरे को इसका नहीं मिला है, प्रॉपर्टी का नहीं मिला है, और कितना बाकी के एसेट्स का नहीं मिला है। ये बात समझ में आ रही है? ये जो अनरियलाइज्ड रेंट दिख रहा है बेटा 16,000 रुपयों का, ये जो अनरियलाइज्ड रेंट आपको दिख रहा है 16,000 रुपयों का, ये जो 16,000 रुपये आपको रियलाइज नहीं हुए, ये पूरे की पूरे हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं थे। इसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसके लिए था, करेक्ट। कुछ तो बोलो यार, हाँ ना बोलो तो समझ में आ रही बात नहीं। यस, तो अपन इसको ब्रेक करेंगे कि इसमें से कितना प्रॉपर्टी के लिए था और कितना एमिनिटीज़ के लिए था। आइए, बहुत सही तरीका है मेरे पास एक सेकेंड। 81,600 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट। सौरभ बाबू कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सौरभ बाबू? प्रॉपर्टी अनरियलाइज्ड 6,800। अच्छा, इन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया। चलो मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने। 81,600 अपना प्रॉपर्टी का है रेंट, यस, अपॉन टोटल रेंट कितना है? 192 है ना, 1,92,000, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? ये कितना अनरियलाइज्ड है? 6,000 है ना बस, 16,000 सॉरी 16,000 से कितना आएगा? 6,800 आ रहा है क्या? रुको मैं करके देखता हूँ। 16,000 इंटू 81,600 डिवाइडेड बाई 192,000, 6,800 आ रहा है सर। चलिए 6,800 आ गया आपका। तो आपका एक्चुअल रेंट कितना हो गया? यहाँ पे लिख दें, एक्चुअल रेंट इज हाउ मच? 81,600 माइनस 6,800, 81,600 माइनस 6,800, 74,800, करेक्ट, 74,800। GAV क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, करेक्ट। बोलो बेटा, कोई वैकेंसी अलाउंस मिलेगा क्या यहाँ पे? नहीं, वैकेंसी थी ही नहीं बेटा, बस एक महीने की रेंट नहीं मिली थी। तो अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ गया? 76,000। आ जाइए, इसको यहाँ लिख देते हैं। आई डुप्लीकेट दिस स्लाइड और इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं
इसका थोड़ा साइज़ बड़ा हो सकता है क्या? हाँ देखो, पॉइंट इरेजर, ये लो, क्या है, स्ट्रोक सेगमेंट इरेजर। अच्छा देखिए ज़रा सेगमेंट इरेजर क्या करता है। बड़ा टाइम लग रहा है यार, पूरा स्क्रीन इरेज करने का कुछ सिस्टम होना चाहिए। चलिए खैर, आई ट्राई एंड डू एज फास्ट एज आई कैन। एक आध ब्लैंक स्लाइड बना के इसको डुप्लीकेट करते रहेंगे हम लोग। बड़ी मेहनत लगती है इरेज करने में पूरा। तुम लोगों ने घर पे सॉल्व करा था? सबने कोशिश करी थी सॉल्व करने की? ऐसा करते हैं ना, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया। न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, 3-4 स्लाइड ऐसे ब्लैंक डाल देते हैं। और क्या करेंगे ना, ये वर्किंग नोट सारे अलग रखेंगे और एक्चुअल सॉल्यूशन अलग रखेंगे। सो लेट्स से दिस इज़ आवर सॉल्यूशन, इसी को आगे पीछे करते रहा जाएगा। दिस इज योर सॉल्यूशन। इसमें आप लिख रहे हैं क्या निकालना है, पहले तो ये देख लो। एज्यूमिंग दैट इनकम फ्रॉम एक्स, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है मेरे को ना, तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऐसा करके हेडिंग दे दीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। देन इसको ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको इससे पकड़ के इसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इंक टू शेप कर भाई, क्यों नहीं कर रहा है? नहीं हो पा रहा है क्या इससे? हाँ कर तो दिया। गॉट इट। ओके अगेन आई ट्राई दिस अगेन। ये किधर बढ़िया सा कॉलम बना लेते हैं। इंक टू शेप हो गया। नाउ आई कैन वर्क विद दिस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ GAB लिखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना कैलकुलेट करा हमने? 76,000। 76,000 इनर कॉलम में लिख दो अभी। फिर इसमें से क्या घटाएंगे हम लोग बेटा? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। कितना म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करा देख लेते हैं। अनरियलाइज रेंट और ये सब तो पुरानी बातें कर रहा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द टेनेंट, ये लिखा हुआ है 16,000। नहीं सॉरी 6,000। 16,000 तो अनरियलाइज रेंट था, 6,000 इज़ म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। तो घटा दीजिए भाई साहब, 6,000 सब्सट्रैक्ट करो कितना आएगा? 70,000। ये 70,000 क्या हो गया सर? नेट एनुअल वैल्यू हो गई। इसमें से और क्या घटेगा? सबसे पहले तो एक प्यारा सा डिडक्शन है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा एक छोटा सा डिडक्शन है सेक्शन 24A में एट द रेट ऑफ 30% ओनली। तो 70,000 इंटू 30% इट कम्स टू 21,000। घटा दो, कितना बचा? 70 माइनस 21, 49,000। 49,000 में से और क्या घटता है? 24B का रिडक्शन घटता है। जितना भी इंटरेस्ट पे करा है होम लोन पे, पूरा का पूरा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जितना भी पे करा इसमें पूरा अलाउड है। देखो कहीं पे किया है क्या कुछ? कलेक्शन चार्जेस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और कुछ लिखा है? इतना क्लेम करा अनरियलाइज्ड रेंट के लिए, एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, वाटर बिल्स, ब्ला 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 ब्ला। चलो है ही नहीं इसमें, ज़ीरो। तो अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 49,000 आ गई क्या? एक चीज़ है यहाँ पे, रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज़ है जिसका अपने को ध्यान देना पड़ेगा। 22,000
अपने को जो ये मिलता है क्या नाम है, एक कोई चीज़ अलाउड रहती है एनुअल रेंट में से, मेंटेनेंस वाली। रुको, लेट मी चेक अगेन, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंपोनेंट तो नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी श्योर। सो 192.16 रेंट ऑफ 1 मंथ इज़ दिस, कलेक्शन चार्जेस लिटिगेशन एक्सपेंसेस तो अलाउ होंगे नहीं। ओ म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द टेनेंट है। अरे भाई साहब, म्यूनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने दिया है, इनको कहाँ से मिलेगी छूट। हटाओ ये 6000, अब इसको 76,000 बनाओ, और 76 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया, अरे 30% भी तो अलग निकलेगा। 76,000 इंटू 30%, 22,800 होगा ये। 22,800 करो इसको, पहले सब इरेज करना पड़ेगा। 22,800 ये घटा दो, कितना आएगा यहाँ पे, 76,000 माइनस 22,800, ये आएगा अपने पास 53,200, एंड दिस विल बिकम योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि आप हाउस प्रॉपर्टी का हेड पढ़ रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसी को फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसी को मैं तो कहता हूँ बेटा, इस शीट को डुप्लीकेट कर ही लेते हैं, इसमें से बस ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन इरेज कर देंगे। जाओ, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, माउस से नहीं पेंसिल से करते हैं, चलो फटाफट हो जाएगा। हाँ चलो चल मेरे भाई, स्ट्रोक इरेजर ही कर दे, चल। इरेज क्यों नहीं हो रहा है ये, अरे क्या हो गया भैया, अच्छा ड्रॉ विद टच लगा हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ सेगमेंट इरेजर सेलेक्ट करते हैं, चलो अब हो रहा है फटाफट। क्लीन करो इसको, ये स्ट्रक्चर अपने काम का है, इसको पीजीबीपी में और इनकम उसके लिए अदर सोर्सेज के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकी पीजीबीपी से कुछ इतनी इनकम है, दिया है ना यहाँ पे देखो, इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम बिजनेस इज़ 4 लाख रुपीज़। अगर 4 लाख रुपए बिजनेस से इनकम है तो ये जो बाकी एमिनिटीज़ का पैसा है वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इसको मैं यहाँ पे 53,200 जो लिखा है इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज 53,200, ठीक है। इसको यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 53,200 थी हमारी, और कौन सी इनकम है, हमारी पीजीबीपी की इनकम है। यहाँ कुछ नहीं करना, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऐसे करके लिख दो। कितने की बिजनेस इनकम बता रहा है, 4 लाख रुपए की। यानी कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, और जो क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो आपको देखनी भी नहीं पड़ी। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आपको आधी मेहनत आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब क्या बचा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बचा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब चलो, अब सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी हमें कि भैया कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा मिला। अच्छा एक ये भी तो था, अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, इसको तो हमने अभी टच ही नहीं किया, ये भी तो करना होगा, है ना। ओके 72, 76, 78 लॉस ड्यू टू वैकेंसी निल, ये भी हो गया। क्या कुछ छोड़ना है क्या, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 चार्जेबल अंडर सेक्शन 25A। आ जाओ, 1920 था या 2021 था, ये था 2020, सॉरी 2001। ओ मेरे को लग रहा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये 2021 है। ओहो लेट मी चेक,
21-22 असेसमेंट ईयर और 20 मार्च 21 का अगर ये रहेगा तो ये पुरानी ही बात कर रहा है, ये इस साल की बात नहीं होगी। अच्छा चलो खैर, इधर वेज अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड का ट्रीटमेंट अपने को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कहाँ करें, जगह तो हमने छोड़ी नहीं। काश कुछ कट पेस्ट करने का सिस्टम होता यार। यहाँ कर सकते हैं क्या? देखो इसको थोड़ा सलीके से लिखते हैं, सोचता है थोड़ी जगह बच जाए। थोड़ा जगह बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं। 24B में वैसे भी कोई डिडक्शन नहीं है, इसको भी हटा दो, हटाओ इसको। लेट्स सी। सो कितना था? 53,200 था यहाँ तक। नहीं यार, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा अंदर। 53,200 ये आ गया। 53,200 एड अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। ठीक है, तो कितना पैसा अपने को रियलाइज हुआ था? 14,000 रुपये रियलाइज हुआ था। 14,000 क्या पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी? नहीं, जिस रेशियो में हमने डिवाइड किया है यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट को, उसी रेशियो में इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा। 81,600 अपॉन 192, 81,600 अपॉन 1,92,000 कर लो भाई साहब। 14,000 इंटू 81,600 is equal to this divided by 1,92,000. This comes to 5,950 rupees. 5,950 rupees. 5,950 rupees. Less standard deduction, वही 24A वाला, at the rate 30%. 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लीजिए 5,950 रुपये पे 30% बिकम्स 1785। तो 53,200 में हम लोग ऐड करेंगे 5,950, सब्सट्रैक्ट करेंगे 1785, 57365, 57365। दिस विल बिकम आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Wait, let me correct this one also. Okay, कितना है? 57365, 57365। ठीक है, एवरीबडी कंफर्टेबल? चले, बिजनेस इनकम अपनी हो गई 4 लाख रुपए। अब अपने को देखना है कि जो अमाउंट कलेक्ट किया हमने टेनेंट से बाकी की सर्विसेज का, वो कितना हुआ। बहुत सिंपल है, हम पहले तो देखो 2 चीज़ें जोड़ेंगे। पहले हम जोड़ेंगे इनकम फ्रॉम एमेनिटीज़ प्रोवाइडेड। इनकम फ्रॉम एमेनिटीज़ करके लिख दें या सर्विसेज लिख दें? इनकम फ्रॉम एमेनिटीज़ लिख देते हैं। लेस क्या करना होगा हमें? एक्सपेंसेस फॉर दोज अमेनिटीज़। जो हमने अमेनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं उनके लिए खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंसेस एंड डिप्रिशिएशन। तो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती। हमने इसके लिए बना दिया एक वर्किंग नोट और इसके लिए भी बना दिया एक वर्किंग नोट। कौन कौन सी इनकम आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और कौन कौन से खर्चे क्लेम होंगे, दोनों के लिए एक एक वर्किंग नोट। आ जाइए, अगला पेज अपना खाली पड़ा है, 2-4 पेजेस खाली पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन बना देंगे वर्किंग नोट 2। ये क्या हो गया यार, ये सब में से डिलीट करना पड़ेगा क्या? मैं जितना आलसी हूँ ना, जितना मेहनत बचाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही भगवान मेरे से ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। वेरी लेजी, एक्चुअली बीइंग लेजी इज आई हैव रियलाइज्ड वेरी गुड। लेजी लोग ना थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि कैसे कम से कम काम में काम चल जाए अपना। आइए रेड पेन से बनाते हैं वर्किंग नोट, ताकि अलग से समझ में आ जाए वर्किंग नोट क्या है। वर्किंग नोट 2, इनकम फ्रॉम एमेनिटीज। ठीक है, क्वेश्चन पे चलो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। वाटर चार्जेस लेते हैं भाई साहब 16,000 रुपये, फिर 48,400, सारी चीज़ें लिखी जाएं। 16,000, 48,400, सो
यार वैसे तो बहुत चलो लिख ही लेते हैं यार, किस किस चीज़ का पैसा ले रहा है ये। अरे यार ये रहा वाटर, सो हैव गॉट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, सिक्योरिटी, है ना। सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट एंड सिक्योरिटी। और कुछ तो नहीं था बेटा, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ। अब देखो उम्र हो गई है बेटा, कभी कभी मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो बता देना, ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन पे, ठीक। ओके, सो 16,000, 48,400, 24,000 एंड 22,000। लेट्स डू इट। 16,000, 48,400, then there was 22,000 na, wait 22,000 and 24,000 and 22,000, 24,000 and 22,000. Is it correct? Let me verify it once again. 16, 48, 400, 24, 22. Yes, 16, 48, 400, 24, 22. टोटल कितना हो गया बताना बेटा, टोटल कितना हुआ? ऐड करके बताओ मेरे को। 400, 4 5 6, 6 6 12, 12 8 20, 0 कैरी 2, 2 2 4, 5 6 7 8 9 10, 1 11। ये सही है, 1,10,400। पर एक बार ध्यान से देखना, क्या हमें ये पूरा मिल गया था साल भर का? क्वेश्चन देखो, एक महीने का भाई साहब नहीं मिल पाया था, एक महीने का अनरियलाइज्ड रह गया था। यानी कि अपने को इसको करना है अमाउंट रियलाइज्ड, जितना मिला उतने को ही करेंगे ना, इनकम मानेंगे। जो पैसा मिला ही नहीं उसको इनकम कैसे मान सकते हैं? अमाउंट रियलाइज्ड इज इक्वल टू 110,400 इंटू 11/12। 12 महीने का था, 11 महीने का ही मिला बस। कितना हुआ? 1,10,400 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1,01,200। 1,01,200, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम अमेनिटीज हो गया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए 1,01,200। अब वर्किंग नोट 3 बनाते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ फॉर अमेनिटीज। वर्किंग नोट 3, एक्सपेंसेस फॉर अमेनिटीज। कितना खर्चा हो गया, कौन कौन सा खर्चा अलाउ होगा? सबसे पहले आते हैं अपन फर्स्ट पेज से चालू करते हैं, क्या क्या लेना है अपने को। जो जो लेना है मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। ओके, ये अपने काम का नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस अपने काम का नहीं है। म्यूनिसिपल वेशन फेयर एंड सर्टेन एक्सपेंडिचर यहाँ आया। रिपेयर के एक्सपेंडिचर मेट बाय द टेनेंट, क्या इसको हम लेंगे? नहीं, हमारा पैसा खर्चा थोड़ी हुआ है, खर्चा किसका हुआ है? टेनेंट का हुआ है ना। और क्या है? इंश्योरेंस कराया है 2,000 रुपये, क्या ये खर्चा अलाउ होगा? क्या इंश्योरेंस का खर्चा अलाउ हो जाएगा बेटा? इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस, इनका खर्चा कभी अलाउ नहीं होता, ठीक है। डिसअलाउड, मैं तो इसको कहता हूँ ब्लैक कलर से हाईलाइट कर दो, छुपा ही दो इसको, मुंह काला कर दो इसका, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। इंश्योरेंस और कलेक्शन चार्जेस को अपन इग्नोर करेंगे, उसकी छूट नहीं मिलती है। साफ साफ लिखा हुआ है हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। जब मैं तुम्हें जीएवी बता रहा था तो मैंने बोला था कि इन चीज़ों का खर्चा क्लेम कर सकते हो, इन चीज़ों का खर्चा क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैसे अदर सोर्सेज में तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस का खर्चा क्लेम कर लेना चाहिए। खैर चलो, क्या कर सकते हैं। देन विल कम टू, और क्या है यार, ये अगले पेज पे आओ, अगले पेज पे देखते हैं क्या है खर्चा। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द एक्स, ठीक है जी, ये लीजिए, इसको हाईलाइट करते चलते हैं अपन। 600 रुपये ये आपने वाटर बिल का पे किया, ये अलाउ हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 38,800 का, क्या ये अलाउ हो जाएगा पूरा?
हाँ सर ये बिल्कुल जेन्युइन खर्चा है, अलाउ हो जाएगा। लिफ्ट के मेंटेनेंस पे 9,200 खर्चा हुआ, जेन्युइन खर्चा है सर, बिल्कुल अलाउड हो जाएगा। और देखें सैलरी ऑफ लिफ्टमैन 12,000, बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन लिफ्ट एज पर सेक्शन 32, तो ये आप पढ़ने वाले हैं अभी पीजीबीपी में, 5,600 का बिल्कुल कैलकुलेट करके रखा है कि इनकम टैक्स के हिसाब से 5,600 की छूट मिल रही है। जब मिल रही है तो ले लो। सैलरी ऑफ गार्ड 36,000, वेरी नाइस, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध मोटा मोटा खर्चा है। मैं तो कह रहा हूँ बेटा कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन से देखो वैल्यूज़ और यहाँ पे टाइप कर दो। 1,02,200 का एक्सपेंडिचर है। चलिए मैं तो यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो लिखने में भी मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, कितने सारे खर्चे थे। चलो फटाफट लिख ही लेते हैं यार, साफ़ सुथरा काम जब कर रहे हैं तो होना ही चाहिए। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, सैलरी ऑफ लिफ्टमैन, वेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और क्या था, लिफ्ट मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ लिफ्टमैन। ये लिफ्ट मेंटेनेंस था या डेप्रीशिएशन ऑन लिफ्ट भी तो था नीचे? लिफ्ट मेंटेनेंस था। सैलरी ऑफ लिफ्टमैन, डेप्रीशिएशन ऑन लिफ्ट, सैलरी ऑफ लिफ्टमैन, डेप्रीशिएशन ऑन लिफ्ट। ये क्वेश्चन पता है मुश्किल क्यों था? इसमें फालतू का कूड़ा भरा हुआ है, इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। सैलरी ऑफ गार्ड, सैलरी ऑफ गार्ड, सैलरी ऑफ गार्ड, फटाफट से लिख लेते हैं सारा। ओके 600, 38,800, 9,200, 600, 38,800, उसके बाद क्या था, 9,200 फॉर लिफ्ट मेंटेनेंस, लिफ्टमैन की सैलरी 12,000 रुपये, डेप्रिसिएशन कितना है 5,600 एज पर द लॉज ऑफ इनकम टैक्स, सैलरी ऑफ गार्ड इज 36,000, 36,000। टोटल करने पे 1,02,200 आ रहा है। आर यू गाइस श्योर? चलो तुम पे भरोसा करके मैं लिख दे रहा हूँ 1,02,200। तो यहाँ लिखिए एक्सपेंस कितना हो गया, 1,02,200। बताइए भाई साहब, कमाई है 1,01,200, खर्चा हो रहा है 1,02,200, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी 1,000 रुपये का इनको हो गया नुकसान। करेक्ट? अब करना क्या है, पूरा जोड़ लो, जो आएगा वो हो गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। कितना आ रहा है बेटा बताना ज़रा, जोड़ घटा के बताना क्या आ रहा है फिगर। कितनी आ रही ग्रॉस टोटल इनकम? मुझे ही करना पड़ेगा लगता है। 57,365 प्लस 4 लाख माइनस 1,000 इज इक्वल टू 456,365। यस 456,365 हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन में अब किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? एक बार मैं फिर से एक बार ये चेक करता हूँ पॉइंट, यार मेरे को यहाँ पे बार बार थोड़ा सा लग रहा है, फीलिंग मेरे को बुरा लग रहा है भाई साहब के लिए, मनीष जी के लिए, कि अगर यार ये इंश्योरेंस का खर्चा, अच्छा नहीं इंश्योरेंस डिसअलाउड है, इंश्योरेंस और कलेक्शन चार्जेस तो डिसअलाउड ही हैं। ठीक है फिर सही है, सॉल्यूशन परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा अपन उठा के क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन को ऊपर कर देते हैं, नीचे वर्किंग नोट्स कर देते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 2, और यहाँ लिख देते हैं 2 ऑफ 2। 2 पन्ने का सॉल्यूशन है अपना। जहाँ जहाँ वर्किंग नोट्स थी वहाँ हमने वर्किंग नोट्स लगा दिए, पीछे सारा वर्किंग नोट है। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी यहाँ भी डाल दो, वर्किंग नोट 1। कोई भी फिगर कहाँ से आई तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, ऐसे अपने मन से नहीं लिख सकते एग्जाम में। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्लास में डिस्कस करना है या पीजीवीपी स्टार्ट करें? बोलो बेटा, क्या दिल करता है तुम्हारा?
ओ बाय द वे, ये क्लास अभी ख़त्म होने वाली है, जो अपना वही जो इशू चल रहा है जूम का, 1 मिनट के अंदर ये बंद हो जाएगी। आई शेयर यू गाइस न्यू लिंक, नए लिंक से ज्वाइन करिए, हम लोग वापस वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। बताइए आगे करना क्या है, पीजीवीपी करना है या इलस्ट्रेशन 13 सॉल्व करनी है? जैसा बोलो, अपने को कुछ नहीं करना, जो बोलोगे वो कर देंगे। सॉल्व करते हैं। पीजीवीपी से डर लग रहा है तुम लोग को, स्टार्ट नहीं करना चाहते हो? चलो फिर, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। मेरे पास एक ब्लैंक शीट पड़ी है, इसको डुप्लीकेट करके 4-5 शीट बना लेते हैं। इसको नीचे ले आते हैं, रुको, फिर डुप्लीकेट, ओके ओके, जूम मीटिंग इज ऑफ, सो आई, रुको, ऑल राइट, लेट्स गेट ऑन विद द क्वेश्चन। आर हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मुंबई में इनका एक फ्लैट है जिन्होंने 1 जून 2019 में परचेस करा था, और 4,000 रुपये महीने के किराए पे ये मुंबई में फ्लैट अपना चढ़ा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? मई 2018 में, यानी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी सिर्फ 40 मिनट। हाँ यार, वही तो प्रॉब्लम है, मैं आईटी टीम को बोल बोल के परेशान हो गया। क्योंकि एक्चुअली अलग से मेरे को कॉल आया था इसके लिए कि सर आपका अभी क्लास जो है वो 40 मिनट्स का ही चलेगा सिर्फ, आप और पेमेंट करेंगे तो हम आपके लिए जूम परचेज़ करके उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने जूम परचेज़ करा, इंटीग्रेट करा, मेरी क्लासेस प्रॉपर चल रही थी 2-2 घंटे की, पर आफ्टर अ वाइल इट जस्ट स्टॉप्ड। और मैंने पूरा एनुअल पेमेंट करा था उनको, कोई मंथली पेमेंट का सिस्टम नहीं था। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला हुआ है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। जिसको बोलता हूँ हाँ हाँ सर सही बोल रहे हैं, प्रॉब्लम तो आपकी सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए 40 मिनट्स में। मतलब नहीं होना चाहिए भाई, लेकिन हो रहा है। सॉल्यूशन कोई नहीं दे पा रहा है। आपको तो ऐसा लगता है चूना लगा दिया। हाँ, मेरे को चूना लगा दिया यार। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम पता है, मैं थोड़ा, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज एक्सट्रीमली गुड इन कंप्यूटर्स एंड IT एंड स्टफ लाइक दिस, बट अभी मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से ना, आउट ऑफ टच, अब मैं बहुत सारी चीज़ें इसकी नहीं समझ पाता हूँ, और चीज़ें अब एडवांस्ड भी हो गई हैं थोड़ी, तो सब ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं मेरे को। एक वेबसाइट मैंने डेवलप कराई थी, 2 लाख रुपए ले लिए मेरे से, 2 लाख रुपए एक वेबसाइट के, बारीक थोड़ा थोड़ा करके 50,000, 60,000, 80,000 ऐसे करके मांग मांग के 2 लाख रुपए लिए, और इतनी कचरा वेबसाइट भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। फिर बाद में जब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये होता है, वैसे होता है, फिर दूसरे बंदे को हायर किया, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। खैर चलो, ये सब बातें कभी और। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। 4,000 रुपये महीने में इनकी मुंबई वाली प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रक्शन में तो 2018 में कंप्लीट हो गया था, मतलब नई है। 5 साल वाला भी कोई केस फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है। दिल्ली का जो फ्लैट है मई 2017 में कंप्लीट हो गया था, लेटेस्ट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आई हाईलाइट दिस, पहली प्रॉपर्टी लेट आउट है, ये दूसरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। Then there is a godown in Kolkata constructed in 2007. This is also let out. So he has got 2 let out properties and 1 self-occupied property. Very nice. Expenses actually incurred. Municipal taxes actually इन्होंने कुछ पे करे हैं. बिल्डिंग के मेंटेनेंस का चार्ज पे हुआ है. This is what I was talking about. ये जो है डिडक्टिबल होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से. ये बहुत छोटी सी बात एक लाइन में कह के हम आगे बढ़ गए थे, पर ये बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बच्चे भूल जाते हैं कि नॉर्मली तो हाउस प्रॉपर्टी से कोई खर्चा अलाउ होता नहीं है, लेकिन बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये 2 खर्चे अगर जो लैंडलॉर्ड है वो खुद कर रहा है तो वो उसका डिडक्शन ले सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं अलाउ होता है, कलेक्शन चार्जेस नहीं अलाउ होते हैं, रिपेयर्स के नाम पे आप छोटे मोटे खर्चे कर रहे हैं नहीं अलाउड होते हैं। कौन सी 3 चीज़ें अलाउड होंगी? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड और बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस। विद दैट नॉलेज इन माइंड, ये क्वेश्चन नंबर 13 एक ही पेज का था ना, ये 2 पेज कुछ अधूरा सा लग रहा है मुझे। हाँ, वही मैं कहूँ, इतना छोटा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। दूसरा पेज क्या कह रहा है? द फ्लैट इन दिल्ली इफ लेट आउट वुड फेच अ मंथली रेंट ऑफ 7,000। दिल्ली वाला फ्लैट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, अगर उसे किराए पे चढ़ाया जाता तो उसकी मंथली रेंट 7,000 आती।
यानी कि ये आपका बता रहा है पता है क्या, दिस मंथली रेंट ऑफ 7,000 का जो ये बता रहा है, दिस इज फेयर रेंट, कि इतना रेंट तो भाई साहब आना चाहिए था. देन देर इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रेंट, हाउ मच, 6,000 पर मंथ. फाइन. R carries on business in which he suffered a loss of 600 during year ended 31st March 2021. R received a consolidated salary of 4,000 per month during the year from part-time employment. R took a loan of 3,60,000 on 1st April 2011 from a bank at 12% interest per annum to construct the house in Delhi. यानी कि ये जो लोन है ये कौन से घर पे है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे है. हाउएवर ऑन 5th May 2017 इट इज़ रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. अच्छा, अब समझे गुरु यहाँ मामला क्या है? कोई है जो मामला समझ पा रहा है कि यहाँ पे क्या है? ये देखो, कब कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन? मई 2017 में. जरा ये देखना कब रीपे हुआ है? मई 2017 में. मई 2017 में पूरा का पूरा लोन रीपे हो गया. तो आज की डेट में हमें क्यों बता रहे हो भाई? हम क्या करें जान के फाइनेंशियल ईयर 21-22 में? क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की है? बोलो बेटा बोलो. इस पूरे पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या ये हमारे काम की है? क्या हमें इसका मुंह काला कर देना चाहिए? अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूं, ऐसे छुपा दूं, तो क्या हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ भाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे बोलो यार, इतनी सिंपल सी तो बात पूछ रहा हूं. मैं फिर से दिखा देता हूँ, चलो छुपाने से पहले फिर मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से. अरे पढ़ना तो नहीं चाहिए? अरे नहीं पढ़ेगा दीपक बाबू, पढ़ना नहीं चाहिए तो पढ़ेगा ही नहीं. सौरभ मिश्रा का कहना है कि भैया ओनली पोस्ट इंटरेस्ट इंटरनेट लेना है. इंटरनेट नहीं लेना है, हमें इंटरेस्ट लेना है मिश्रा जी. लेकिन मिश्रा जी आप एक बात ये बताइए कि जब लोन जो है वो मई 2017 में हमने रीपे कर दिया, और कंस्ट्रक्शन कब हुआ होगा? 2017 में हुआ होगा. जब 2017 में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो उसके बाद का सारा इंटरेस्ट क्या हो जाता है? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? पोस्ट क्वालिफिकेशन इंटरेस्ट बोलते हैं. करेक्ट? तो पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन बोल रहा हूं मैं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलते हैं. तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपका जो आखिरी साल का रहा होगा वो चला गया होगा. लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसकी छूट कितने साल तक मिलती है बेटा? 5 साल तक मिलती है. यस. आइए देखते हैं लोन कब लिया गया था. कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 2017 में. तो जो ईयर 2017-18 रहा होगा ना, उसमें हमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पहला इंस्टॉलमेंट मिला होगा. इसको मैं ऐसे डैश करके 1 लिखूं तो समझ जाओगे. 1 का मतलब क्या? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पहला इंस्टॉलमेंट हमने छूट में लिया. दूसरी छूट कौन से साल में मिलेगी? 18-19 में मिलेगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट. थर्ड इंस्टॉलमेंट कहाँ मिलेगा? 19-20 में मिलेगा. फोर्थ इंस्टॉलमेंट कहाँ मिलेगा? 2021 में मिलेगा. ये देखिए भाई साहब, ये 2021 तो बड़े काम की चीज़ निकली. इसी साल का तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. यानी ये जो चौथा इंस्टॉलमेंट मिलेगा अपने को, किसका? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का, उसकी छूट अपने को लेनी है. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. समझ में आई बात? यानी ये पूरी तरह से फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें कुछ काम की बात है. ये पहले बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा था. इस क्वेश्चन को बनाने वाले एग्जामिनर का ये सोचना था कि बच्चा जब क्वेश्चन पढ़ेगा और पढ़ेगा आखिरी लाइन में कि हाउएवर ऑन 5th May 2017 इट इज़ रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, बच्चा सोचेगा वाह वाह
कोई चिंता की बात ही नहीं, ये तो मई 2017 में ही रीपे हो गया है, जब लोन ही बंद हो गया तो अब क्यों चिंता लूँ मैं अपने सिर पे कि लोन का इंटरेस्ट निकालना है, इसकी लिमिट इतनी होगी। बच्चा अपने दिमाग से टेंशन को हटा देगा और एग्जामिनर जो है वो आंसर शीट से नंबर को हटा देगा। अपने को क्या करना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसका 1/5 लेके उसकी छूट लेनी है। अग्रीड? ये काम करने के लिए सब लोग तैयार हैं? चलो फिर लग जाते हैं काम पे भाई साहब। लेट्स स्टार्ट। अपना काम क्या है, कंप्यूट आवर्स ग्रॉस टोटल इनकम। अरे तो ग्रॉस टोटल इनकम वाला अपना जो फॉर्मेट हमने बताया था, ये इसको कॉपी कर लें क्या? नहीं फिर से लिख लेते हैं, चलो अच्छा नहीं लगता, क्या बार बार पे कॉपी करना। दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्या करना है अपने को, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ये तुमने घर पे सॉल्व करा था नहीं करा था अपने से, ये बताओ। ट्राई करा था किसी ने घर पे सॉल्व करने का? पकड़ो इसको, इंक टू शेप, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। इसको पूरा ही कंप्लीट कर देना चाहिए था। रुको, इस लाइन को खींच के ऐसे बड़ा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अरे बड़ा हो जा भाई। और एक यहाँ पे लाइन और डाल देते हैं, रुको। कैसे होगा, ऐसे ही कर देते हैं। चलो एक, लेट मी जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अच्छा यहाँ से होगा, रुकिए, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, इसको पकड़ो, इंक टू शेप। ओके, अबे हटाओ इसको थोड़ा और खींच देते हैं इधर। अरे करना यार, कुछ काम माउस से होता है, कुछ काम इससे होता है। इसकी थोड़ी बड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ, वेरी नाइस। क्या कह रहे हो बेटा, शर्मिंदा है हम? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फ्लैट इन मुंबई परचेज ऑन 1 जून। पहले तो अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मुझे तो लग रहा है ये पूरा का पूरा ही वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बड़ी खतरनाक है। लेट्स मेक दिस वर्किंग नोट 1। पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने वर्किंग नोट में करना है अब। So working note 1, income from house property। अब अपने को 3 कैटेगरी में अलग अलग बनाना पड़ेगा। एक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, 3 घर है ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो पहले यहाँ लिखो, लेट्स से मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। नाउ लेट मी ड्रॉ सम बाउंड्रीज। इसको कैसे करें, एक लाइन। अरे यार बड़ा ही टेढ़ा हो गया ये तो। बड़ा टाइम वेस्ट होता है यार ये ड्राइंग करने में। ड्रॉ विद टच हटाओ एंड अरे यार दोनों एक साथ ही सारा कर लेते, सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स एक साथ ही खींच लेते हैं, फिर देखा जाएगा बाद में। एक साथ इसको सीधा करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक टू शेप, ये हो गया। अब इसको पकड़िए, इंक टू शेप, ये हो गया, इंक टू शेप। अब मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा इधर मूव करके थोड़ा जगह बना देते हैं, दिल्ली के लिए जगह कम पड़ रही है। हाँ जी, अब बढ़िया है। चलो
सबसे पहले अपने को निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी कैसे निकालेंगे? एफआरवी और एमबी विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। ओहो, क्या कोई जानकारी दी गई है इस बारे में? ना, सिर्फ हमें लेट आउट प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है और कुछ नहीं पता है। हमें क्या स्टैंडर्ड रेंट और ये सारी चीज़ें दी गई हैं कहीं पे भी? हाँ, यहाँ पे दिया गया दिल्ली में। तो फेयर रेंट हो गया 7,000 पर मंथ। लेट्स मेक इट 7,000 इंटू 12, 84,000। मगर स्टैंडर्ड रेंट कितनी है? 6,000 पर मंथ। 6,000 इंटू 12 विच इज़ 72,000। उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। तो चलो, दिल्ली वाले का मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। जीएवी के लिए भी वर्किंग नोट बना लेते हैं। फर्दर वर्किंग नोट 2, आ जाओ, वर्किंग नोट 2 यहाँ बनाते हैं। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। एक्सपेक्टेड रेंट में क्या होता है? एफआरवी और स्टैंडर्ड रेंट दो चीज़ है, म्यूनिसिपल वैल्यू अपने को नहीं पता। फेयर रेंटल वैल्यू है दिल्ली की प्रॉपर्टी की, इट इज़ 84,000, यस, एंड दिस इज 72,000। तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 72,000। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट देखें। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू, एक्चुअल रेंट कितनी है भाई साहब? 4,000 पर मंथ। अच्छा नहीं, सॉरी, दिल्ली का कर रहे हैं ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। अरे यार, क्यों फालतू मेहनत करी हमने, बताओ, टाइम की बर्बादी। डीम्ड लेट आउट तो होगा नहीं, बिल्कुल टाइम की बर्बादी हो गई है तो यार। हाँ, मैं अब क्या ही वर्किंग नोट बनाऊँ अब जीएवी के लिए, कुछ रहा ही नहीं इसमें। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जीएवी क्या हो जाएगा? नील। अच्छा, दिल्ली का नील होगा, मुंबई का नील नहीं होगा। पहले मुंबई की प्रॉपर्टी पकड़ते हैं। मुंबई की प्रॉपर्टी में क्या डेटा है अपने पास? लेट आउट का डेटा है, और दूसरे पेज में देख लेते हैं और कोई डेटा है क्या मुंबई का? नहीं, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, सिंपल है एकदम। इतना आसान क्वेश्चन है बेटा, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। 4,000 पर मंथ, अब बेटा 12 इंटू 4 कितना होता है? 48,000 होता है। डाल दो 48,000 यहाँ पे। कोलकाता का क्या सीन है? कोलकाता इज 8,000 पर मंथ, सो 8,000 इंटू 12, 96,000। यहाँ डाल दीजिए भाई साहब 96,000। ठीक है, और क्या बच रहा है? म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया गया? 7,000, 2,400 और 11,000। दिल्ली वाले का कोई छूट मिलेगा क्या? क्या ये 2,400 हम माइनस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में से? एनुअल वैल्यू ही नील हो जाती है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें किसकी छूट मिलेगी? मुंबई में 7,000 की, कोलकाता में 11,000 की। लेट्स डू इट। 7,000 इन मुंबई एंड 11,000 इन कोलकाता। ये क्या यार, ये ड्राइंग्स यहाँ तक कैसे आ गई? इरेज भी नहीं हो रही है। ये क्या है यार, ये व्हाट इज़ दिस मैजिक? अरे ड्राइंग इरेज कर दे भाई। अरे क्या है ये? ड्रॉ विद टच हटाओ, ये ड्रॉ विद टच का चक्कर है। अरे हटाओ यार ड्रॉ विद टच। ओके, इरेजर तभी काम करेगा जब ड्रॉ विद टच होगा। देखो, अच्छा देखें तो ज़रा, ढूंढ पा रहा है इसको, पकड़ पा रहा है? क्या है यार ये? स्क्रीन पे कर दिया क्या आपने? ये पता नहीं हुआ कैसे ये जूम की स्क्रीन पे कर दिया क्या मैंने? अरे यार, अब ये परेशान करेगा यार, छोटी सी चीज़ को लेके फालतू का सारा टेंशन हो जाएगा। और ड्रॉ हुआ कैसे फिर स्क्रीन? रुक जाओ देखते हैं, और कोई तरीका है क्या? जूम की स्क्रीन पे तो नहीं हुआ है। रुको, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप शेयर। ये क्या चक्कर है? ओके, लेट मी चेक।
ये दुख खत्म काहे नहीं होता है? अबे इरेज कर यार, हटाओ इसको। क्या है ये? अंडू कर देते हैं चलो। अबे अबे हटाओ। ये हट ही नहीं रहा यार, मैंने सारा अंडू करके देख लिया। अच्छा चलो ठीक है। 96,000 इस पेज पे जाके कंट्रोल Z करें, नहीं हो रहा है। अबे हटाओ, चलो जो है उसी से काम चलाते हैं, क्या कर सकते हैं। आ जाओ। यस, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? चलो, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पे करा रहे बाबा? 7,000 एंड 11,000 लीजिए भाई साहब। 7,000 एंड 11,000 हटा दो, यहाँ तो नीली रहेगा। क्या आ जाएगा? NAV आ जाएगा। 48 में से 7 गया, ये बन गया 41,000। यहाँ कुछ था ही नहीं, 96 में से 11 गया, ये बन गया 85,000। अच्छा, बिजली का खर्चा भी तो छूट मिलेगी, GAV में से छूट मिलती है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन बिजली का खर्चा कहाँ गया? हाँ, बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की छूट मिलती है। दिस इज़ करेक्ट। रुको रुको, फिर इसको घटा देते हैं, यहीं पे घटा देते हैं इसको। क्या हो क्या रहा है ये व्हाट इज दिस यार? ये फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, डबल डबल लिख रहा है। मैं ये पूरा का पूरा सीट ही डिलीट कर दूंगा, ये बहुत पका रहा है मेरे को ये। ओके आई कैन, ओके आई टेल यू समथिंग। मेरे पास एक आइडिया है, ये लीजिए भाई साहब। मैं यहाँ पे करता हूँ एक, क्या हो रहा है ये? हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आइए भाई साहब, आइए हवेली में। अबे थोड़ा बड़ा हो जा भाई। अच्छा चल चल, लिख के देखते हैं, कोई बात नहीं। टाइप हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। लेस, चलो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा जाएंगे शेप फॉर्मेट में। और अरे वो कैसे करते यार, जो पूरा, हाँ ये रहा, शेप फिल द शेप विद दिस एंड शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है। लेस अपन क्या क्या करेंगे, पहले म्यूनिसिपल टैक्स करेंगे। कितना? अच्छा, ये 7,000 11,000 दिख रहा है अभी भी जो मैंने पिछली बार उसमें किया था। ओके दैट्स नाइस। थोड़ा सा ऊपर हटा दें इसको। वेरी गुड, अभी ये सामने सामने दिख रहा है। लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया, लेस बिल्डिंग मेंटेनेंस, लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, बिल्डिंग मेंटेनेंस में लिख देते हैं अपन कितना रुपया हुआ बिल्डिंग मेंटेनेंस का, 2,000, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 6,800। सो म्यूनिसिपल टैक्सेस अभी हो गया सही। म्यूनिसिपल टैक्सेस थे अपने कितने, 7,000, यहाँ पे था 11,000। बिल्डिंग मेंटेनेंस कितना था यार, 2,000 इन मुंबई, 2,000 इन मुंबई। यहाँ पे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कोलकाता में कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या है यार, ये भूत की तरह फिर से पीछे से आ गया। व्हाट इज दिस? आई थिंक दिस इज सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एरर क्या? ठीक है, बिजली का बिल कितना था भाई, फिर से देखना, 6,800, 6,800। अरे हटाना यार, अबे क्या हो रहा है ये?
व्हाट इज दिस? 6800 यहाँ लिख देते हैं। चलो लेट मी स्टार्ट राइटिंग हियर, देखा जाएगा फिर जो होगा। 6800 ठीक है। अभी ये बाकी सारा क्यों, दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग यार, बीच में आ गया कुछ, सब कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। क्या करें अभी? आई हैव गॉट एन आइडिया, इसको फिर से पूरा कवर कर देते हैं। मेरे को लग रहा है वैसे कुछ शिफ्ट उफ्ट कर रहे हैं तो हट जा रहा है। फिर स्लाइड डिलीट करके फिर से स्टार्ट करो, स्टार्ट वाला स्लाइड। मेहनत बहुत है ना, मेहनत मैं करना नहीं चाहता। 6800 था ना, ठीक है। चलो देखो इसका फिर से आ गया ये, पता नहीं कहाँ से भूत की तरह। इंक रिप्ले क्या है मेरे भाई? ओह अरे ये तो बड़ा सही फीचर है यार, इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा दे तो मस्त लगेगा देखने में। क्या करें इसका? चलो नथिंग हियर। अभी बताओ कितना आ रहा है वैल्यू? 48,000 minus 7,000 was 41,000. 41,000 minus 2,000 is 39,000. 39,000 यहाँ पे कितना आएगा बताओ? $96,000 minus 11,000 is 85,000. 85,000 minus 6,800 कितना आ रहा है? 78,200। ये NAV आ गया अपना। NAV में से दो चीज़ें लेस होती हैं, 24A का डिडक्शन और 24B का डिडक्शन। 24A का डिडक्शन सीधे सीधे 30% होता है। 39,000 इंटू 30%, ये लेट आउट प्रॉपर्टी में मिलता है। सो 11,700। Then 78,200 into 30% is 23,460. 23,460 yes। अब 24B का देखें, कोई है क्या डिडक्शन? कोई लोन वोन का है ऐसा कुछ सीन? नहीं यही तो है, मुंबई खरीदा था, दिल्ली, गोडाउन इन कोलकाता, ब्ला 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 ब्ला, फ्लैट इन दिल्ली, आर कैरीज ऑन बिजनेस, कंसोलिडेटेड सैलरी, लोन भी था वो दिल्ली वाले के लिए था। अपने को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना है। 24B के लिए हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट 2, एक और सुंदर सा वर्किंग नोट बनाएंगे। डू इट लाइक दिस। चलो सुंदर सा एक वर्किंग नोट और अपने को बनाना है। ब्लैंक शीट खत्म हो गई क्या सारी? ओके चलो वर्किंग नोट 2, एक सेकंड यार, ये क्या है? हाँ ये रहा, वर्किंग नोट 2 को यूज़ कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्किंग नोट 2 में अपने को क्या करने का है? वेट इंटरेस्ट अंडर, अरे यार क्या हो रहा है ये? guys I think the screen was disconnected for some time। नहीं कुछ शायद लैग हो गया था। इट्स ऑल गुड नाउ। रुक जाओ। वर्किंग नोट 2 में अपने को क्या निकालना है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो पहले तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होगा ये पता होना चाहिए। लिख लो भाई साहब,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट पता करने के लिए अपने को 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा टाइम। हम पहले टाइम को ढूंढ रहे हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फ्लैट इन दिल्ली इफ लेट आउट वुड फेच अ मंथली रेंट ब्ला 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 ब्ला। लोन की बात कहाँ कर रहा है, 1 अप्रैल 2011 को लोन लिया गया था। यानी जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 एंड वेंट ऑन टिल व्हेन। कब तक चला प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड, 2017 में घर बन के तैयार हो गया था, मई 2017 में। यानी उसके ठीक पहले 31 मार्च 2017 तक जो आपने इंटरेस्ट पे करा वो सारा का सारा क्या था, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था। 31 मार्च 2017। कितने साल हो गए, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17। बेटा 7 साल हो गए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ठीक, सो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज इक्वल टू, अमाउंट कितना था लोन का, 3,60,000। इसको 10 बार आगे पीछे करने पे ठीक हो रहा है। 3,60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12%। 12%। टाइम कितना, 7 ईयर्स। कैलकुलेट करो, 3,60,000 इंटू 12% into 7 years is equal to 3,02,400. 3,02,400. ओके, यस। नंबर ऑफ ईयर्स वापस बताइए। अरे बड़ा सिंपल है, 1 अप्रैल 2011 को आपने लोन लिया और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट करा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा मई 2017 में। तो जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है वो पूरा का पूरा साल हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला पीरियड मान लेते हैं। उसके ठीक पहले जो मार्च होता है वहाँ तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। तो 31 मार्च 2017 तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। अब काउंट कर लो, अप्रैल 2011 से लेके, तो मैं लिख के बता देता हूँ, रुक जाओ, हो सकता है मेरे से ही गलती हो गई हो बेटा, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मैंने ही गलत कैलकुलेट किया हो। ये देखो, 11 टेल ईयर 1, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17. This is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. वेरी गुड बेटा, ये 7 नहीं 6 साल होंगे, इसको 6 कर लो। सही है दीपक, एकदम सही कर रहे थे तुम कैलकुलेशन। अब बताओ 6 ईयर्स करने पे कितना आएगा, 3,60,000 इंटू 12% इंटू 6, 259200। कितना आया, 259200। ये टोटल 6 सालों का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। ठीक है, टू बी रिटर्न ऑफ पर ईयर। हर साल कितने की छूट लेनी है हमें, 259 200 को डिवाइड कर दो 5 से, 1/5 की छूट लेनी है, डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 51,840 रुपीज़। इतना आ रहा है सबका, यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं किसी को भी? यस, ठीक है, एवरीबडी कंफर्टेबल। अब देखो क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, सिंपल हमें 24B का क्लेम ले लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होती सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की।
2 लाख होती हैं अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो, और 30,000 होती है अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो तो। आओ देख लेते हैं कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। कंडीशन नंबर 1 क्या थी बेटा, याद दिलाना ज़रा। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? 1 अप्रैल 1999 के बाद वाला है। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा? येस और नो? क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है? यस, इसको हम ग्रीन टिक कर सकते हैं। लोन कब लिया गया था, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था, ये सब 99 के बाद की बात है। चलो दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा, कोई याद दिलाएगा? लोन जो होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए और एक्विजिशन के लिए होना चाहिए। खरीदने के लिए या बनवाने के लिए? क्या ये लोन खरीदने या बनवाने के लिए था? हाँ साथ एकदम था। ये देखिए, कंस्ट्रक्ट द हाउस इन दिल्ली, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा? कहाँ गया यार, कहाँ लिख रहे थे हम ये सारी बातें? यहीं तो कहीं लिख रहा था मैं, कहाँ गई? अरे कहाँ चला गया यार, कहाँ लिख रहे थे हम? ये रहा, ये रहा। वो गायब हो गया। डिड यू गाइस सी दैट? ये बड़ा संघर्ष है यार जीवन में। आ गया, देखो फिर से आ गया। लैग कर रहा है मेरे को, कुछ लग रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी अपनी फुलफिल हो रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है सर। अब बताइए सर, तीसरी कंडीशन कौन सी थी? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 5 years, यही थी ना? इन 5 years ऑफ लोन। जिस साल में लोन लिया है आपने, उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते होते के बाद 5 साल और मिलेगा आपको। उतने में कंप्लीट कर लिया तो ही 2 लाख की छूट मिलेगी, लेकिन नहीं तो नहीं मिलेगी। आओ देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। लोन लिया 1 अप्रैल 2011 में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया 5 मई 2017 को। तो पहले अपन बिल्कुल ईमानदारी से, शांति से, कोई भी तेज़ी दिखाए बिना शांति से ईयर्स को काउंट करेंगे, ठीक है? आई इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। इसमें अपने को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2011 को लोन लिया। ये क्या हो रहा है यार ये? चलो 1 अप्रैल 2011 को हमने लोन लिया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से अपनी गिनती चालू हो गई। लोन लेने के 5 साल के बाद, लोन लेने के 5 साल के बाद, तो 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16। बेटा ये पहला साल ख़त्म हुआ, ये दूसरा साल ख़त्म हुआ, ये तीसरा साल ख़त्म हुआ, ये चौथा साल ख़त्म हुआ, ये 5वां साल ख़त्म हो गया। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 2016-17 में हो गया है क्या? देखो तो ज़रा। नहीं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा था कुछ ना, मई 2017 में। यानी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? भाई साहब मैं क्या बताऊँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2017-18 में। यानी कि इन्होंने आखिरी वाली जो कंडीशन थी ये कंप्लीट नहीं करी। अब क्या होगा? एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पाई तो अपनी मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक अटक जाती है? ओके, दिस जूम थिंग हैज स्टॉप्ड अगेन, सो आई ओके। सो कहाँ पे थे हम लोग? तीसरी कंडीशन अपनी फुलफिल नहीं हुई तो अपना मैक्सिमम लिमिट जो है डिडक्शन का वो कहाँ पे रुक जाएगा? 30,000। सो फॉर द दिल्ली हाउस विल गेट 30,000 एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। क्या यहाँ कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लोन ही नहीं था भाई साहब, डिडक्शन कौन सी बात की लोगे? क्या अच्छा स्क्रीन नहीं विजिबल होगा आपको ना? हाँ सॉरी इस 1 second। ओके लेट मी शेयर द स्क्रीन।
ओके, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है जी, अब सही है। चलो अब बताइए भाई साहब, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हुई? मुंबई से कितना आया? 39,000 माइनस 11,700। बोलो बेटा बोलो, मुंबई की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। 27,300। वेरी नाइस, 27,300 इट इज, माइनस 30,000 फ्रॉम दिल्ली, एंड हाउ मच इज कोलकाता? 78,200 माइनस 23,460। वैसे तो सबको ही नेगेटिव ऐसे ब्रैकेट में रखना चाहिए था, ये सारा डिडक्शन ही है ना, ऐसे रख लो। 54,740। ठीक है, तो ओवरऑल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हुई? तीनों को ऐड कर दो। यार कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है, कहीं कुछ हमने मिस तो नहीं किया? 23,460, हाँ ठीक है। 85,000, 96,000 म्यूनसिपल टैक्सेस, 11,000 घटाए, 6,800 बिजली का बिल घटाया। एक बार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, रुको मैं देख लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। एक्सपेंसेस एक्चुअली इंस्कर्ड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मैं एक बार ये वेरीफाई कर लूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जीएवी में से डिडक्शन अलाउड है। एक बार रुको पीछे चलते हैं, चेक कर लेते हैं। मेरे को थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि कुछ कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी गड़बड़ हो रही है। बेसिस ऑफ चार्ज, वेकेंट प्लॉट, एसएससी शुड बी द ओनर, बिजनेस के लिए रन नहीं होना चाहिए। अरे ये कहाँ से आ गया बीच में? ओके ठीक है। देन देर इज़ एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज नील। कहीं तो हमने लिखा था ये चीज़ कि जीएवी में से ये चीज़ घटा सकते हैं, मेरे को ध्यान है, मैंने नोट्स में अपने लिखा हुआ है ये चीज़। अनरियलाइज्ड रेंट, देन ये इलस्ट्रेशन 1 आ गया, इलस्ट्रेशन 2 कहीं ना कहीं तो लिखा था। जीएवी का इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, अरे कहाँ गई यार? मैंने कहीं तो लिखा है, मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैंने ही लिखा है। अच्छा समरी में लिखा है, कहाँ समरी में लिखा है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहाँ गया यार? अच्छा जो मैंने अलग से बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की लास्ट में समरी बनाई थी उसमें लिखा था, ये यहाँ पे लिखा था ना। नहीं यार इसमें भी नहीं लिखा है। सेशन 9 अनरियलाइज्ड रेंट, सेशन 10 को ओनर्स वाली बात लिखी हुई है, फॉरेन करेंसी वाली बात लिखी है। सेशन 11 नहीं यार, कहाँ चला गया? कंपोजिट रेंट समरी में लास्ट क्लास में, पर लास्ट क्लास में कहीं दिख नहीं रहा यार। दिस इज़ नॉट डन, मैंने कहीं पे तो लिखा था यार, ये तो गलत बात है। मेरा दुख ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरे को याद है कहीं छोटा सा लिखा हुआ था बिल्कुल। 1 सेकेंड, मैं अपने ओरिजिनल नोट्स में चेक करता हूँ, रुको। जो ओरिजिनल नोट्स मैंने पहले बनाए हुए थे अनअकैडमी वाले, उस पर चेक करता हूँ। मेरे को लगता है ये एक्चुअली वर्जन चेंज करने के चक्कर में हो सकता है वो एक आध लाइन मिस हो गई हो, पर वो इम्पॉर्टेंट लाइन है। डीम्ड ओनर, ट्रांसफर टू स्पाउस, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय कोऑपरेटिव, लीज, फार्म हाउस, चैरिटेबल ट्रस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल पार्टी। एक्चुअल रेंट माइनस इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कहीं तो लिखा है मैंने यार।
जस्ट गिव मी 1 मिनट, इतना टाइम अपना वेस्ट हुआ है, थोड़ा सा 1-2 मिनट और वेस्ट हो जाए, पर ये चीज़ कंफर्म होनी बहुत ज़रूरी है। कहाँ चला गया यार? ओके ओके, आई हैव एन आइडिया, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। रुक जाओ, मेरे पास है दोस्त मोटी मोटी किताबें। देखो सीए होने का फायदा अभी दिखाता हूँ तुम्हें। टन टन। ये देखो इतनी मोटी किताब है मेरे पास, इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपन, ये सब चीज़ों में ना इतना तेज़ी से चेंज आ रहा है कि इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। देन पेज नंबर 213, आइए भाई साहब, पेज नंबर 213, पेज नंबर 213, सैलरी ये रहा सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंपोजिट रेंट पे भी अच्छा खासा है, लंबा चौड़ा है, बहुत डिस्कशन है। इनकम टैक्स में जितना तुम्हें बताता हूँ ना बेटा, उससे कहीं ज़्यादा गहरी खाई है। तुम लोग तो ऊपर ऊपर से निकल जाते हो। ओके, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। कंपोजिट रेंट भी मेरे को नहीं देखना। डिस्प्यूटेड ओनरशिप, स्टॉक एंड ट्रेड, स्प्लिटिंग अप, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, अदर पॉइंट्स, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी अभी नहीं है। प्रॉपर्टी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये भी नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यस, वेरी नाइस। विद हाउस प्रॉपर्टीज हेल्ड स्टॉक एंड ट्रेड, इंपॉर्टेंट, द मोड ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ एनुअल। ओके, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, municipal valuation, fair rent, standard rent, then there is rent actually received or receivable, loss due to vacancy, composite rent मिलता है, municipal tax, okay, just 1 second. Commission paid, payment to municipal corporation for regularizing unauthorized construction is not deductible। ये देखो भाई साहब, किताब खोलने का एक फ़ायदा। सर आप तो जिम जाते ही नहीं होंगे, डंबल के लिए बुक्स हेल्प कर देती होंगी। हाँ, और क्या, जिम पे खर्चा क्यों करना भाई, बुक्स पे खर्चा किया है ना। ये देखो जोरदार चीज़ मिली मेरे को बुक्स ओपन करने की वजह से। एक केस है राधा वल्लभ सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, 2007 का केस है। पेमेंट टू अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर रेगुलराइजिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इज नॉट डिडक्टिबल। क्या होता है, अपन म्यूनिसिपल टैक्सेस के नाम पे किसी भी चीज़ की छूट ले लेते हैं, जो भी पैसा म्यूनिसिपैलिटी को दिया उसको म्यूनिसिपल टैक्सेस बोल के छूट मांगने लगते हैं। लेकिन इस केस में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। जैसे अभी हाल में ही क्या हुआ था, मैं एक प्रॉपर्टी देखने गया था बेटा, द प्रॉपर्टी वॉज 5 फ्लोर्स, पर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सिर्फ ग्राउंड +3 का अलाउड था। तो मैंने पूछा कि भाई साहब ये आपने बना कैसे लिया, तो उन्होंने कहा सर देखिए जुगाड़ से बनाया है हमने पहले ग्राउंड फ्लोर +3 खड़ा किया, वहाँ तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई दिक्कत नहीं थी। जब हमने 4th फ्लोर खड़ा किया तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे पास आ गया, उसने कहा ये तो तुमने बहुत गलत किया है, 3rd फ्लोर तक का है परमिशन, तुमने 4th फ्लोर कैसे खड़ा कर दिया। तो हमने कंपोजिशन, एक उनमें भी कंपोजिशन स्कीम होती है कि इतने पैसे दे दो, कोई गलत काम किया है तो पेनल्टी दे दो, उसको घर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 4th फ्लोर हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसने 4 लाख रुपए पेनल्टी दी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और वो 4th फ्लोर अपना रेगुलर करवा लिया। उसके ऊपर जो 5th फ्लोर था वो प्योरली इलीगल था, उसके लिए उसने कोई म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दिया था। उसने क्या कहा, थोड़ी सी रिश्वत पकड़ा दी थी, बस जो भी चेक करने आता है उसको रिश्वत पकड़ा देता है, काम खत्म, मामला वहीं दब जाता है। तो जो 4th फ्लोर के लिए उसने पैसा दिया म्यूनिसिपैलिटी को, ये यही चीज़ थी जो इस केस में लिखा हुआ है, पेमेंट टू अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रेगुलराइजिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इसकी छूट नहीं मिलेगी। खैर चलो, कहाँ गया, अपनी जो मेन चीज़ थी वो अपने को देखनी थी यार।
अनरियलाइज्ड, यहाँ तक तो कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ये पॉइंट पे लगता है मेरे को कि हमको एक ब्रेक लेना पड़ेगा और अगले क्लास में ही ये बता पाएंगे। हाँ, डिडक्ट म्यूनिसिपल टैक्सेस आ गया। फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूटेड अबव, डिडक्ट म्यूनिसिपल टैक्सेस levied by any local authority in respect of the house property. Okay, levied by but not paid and not deductible. फॉरेन कंट्री में है तो फॉरेन का जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो डिडक्टिबल हो जाएगा। अरे भाई साहब रुकिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का कहीं भी मेरे को वो छूट नहीं दिख रही है। बिल्डिंग मेंटेनेंस तो यार मिलती है, बिल्डिंग मेंटेनेंस मेरे को ध्यान है, पर अब यहाँ पे दिख नहीं रही है। ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आज के लिए सस्पेंड कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन ये इशू पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बैठा जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्शन मिलता है। मैंने खुद नोट्स बनाया हुआ है, मैंने खुद लिखा हुआ है, पर ये चीज़ जब कहीं दिखती नहीं है तो थोड़ा सा शक होने लगता है कि यार क्या पता वो चेंज तो नहीं हो गया। सो व्हाट विल डू इज़ we'll stop this solution here and in the next class we'll come up with like proper provision, कहीं पे अच्छी जगह पे लिखा हो जहाँ हम लोग भरोसा कर सकें, तो उस हिसाब से अपन फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। So that's all from me tonight. Let me stop the